हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम नए पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं, जो एमपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी वासंती का है। जिसके अभ्यासकार को देखते हैं पाठ 18 विद्या की शोभा, जो संकलित द्वारा लिया गया है। प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाकवि मार्क को किस बात का अभिमान था। उत्तर है, महाकवि मार्क को अपनी विद्वता का अभिमान था। अगला प्रश्न है, धन और जीवन को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है। उत्तर है, धन और जीवन क्षणभंगुर है, क्योंकि ये दोनों कब नष्ट हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, उद्योगपति ने अपने अनेक कारखाने कैसे स्थापित किए थे। उत्तर है, उद्योगपति ने अनेक कारखाने कुछ तकनीकी प्रगतिशील विचारों के कारण स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार क्यों जाता है। उत्तर है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार जाता है क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भूमि पूजन का आयोजन क्यों किया गया था। उत्तर है, भूमि पूजन का आयोजन एक नए कारखाने के आरंभ के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, हम प्रकृति का मान किन किन रूपों में कर सकते हैं। उत्तर है, हम प्रकृति का मान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के रूप में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रों ने किन दो को राजा माना है। उत्तर है, शास्त्रों ने यम और इंद्र को राजा माना है। अगला प्रश्न है, विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है, क्योंकि अहंकार से विनम्रता कभी नहीं प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और नारी की को क्षमाशील क्यों कहा है। उत्तर है, पृथ्वी और नारी को क्षमाशील कहा गया है क्योंकि इन दोनों को बोझ नहीं मालूम पड़ते। अगला प्रश्न है, कवि मार्क को वृद्धा के सामने लज्जित क्यों होना पड़ा। उत्तर है, कवि मार्क को वृद्धा के सामने लज्जित होना पड़ा क्योंकि उसके तर्क के उत्तर इनके पास नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना क्यों जरूरी है। उत्तर है, प्रकृति को पूजनीय रूप में देखने से सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति को किसका भार अधिक लगता है और क्यों। उत्तर है, प्रकृति को उसके नियमों के विपरीत चलने वालों का भार अधिक लगता है क्योंकि उसे यह असहाय होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति परमात्मा का ही रूप है। इस कथन का स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रकृति परमात्मा का ही रूप है। इस कथन का आशय यह है कि परमात्मा की तरह प्रकृति भी परोपकारी है। वह स्वयं के लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए सुख और आनंद के लिए अपना स्वरूप धारण किए है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द सज्जन का दुर्जन, आरंभ का अंत, प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रश्न का उत्तर। पर्यायवाची सूर्य का रवि दिनकर, मनुष्य का मानव मनोज, पहाड़ का पर्वत शैल, पृथ्वी का भूधरा, भू का भूमि जमीन, इंद्र का सुरेश देवराज। शुद्ध वाक्य लिखिए। प्रकृति को मान दे तो आपको सम्मान देगा। तो उत्तर है, प्रकृति को मान दे तो आपको सम्मान देगी। गाय और बैल घास चर रही है। उत्तर है, गाय और बैल घास चर रहे हैं। कृपया राह बताने की कृपा करें। उत्तर है, राह बताने की कृपा करें। अगला है, पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होता है। उत्तर है, पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होती है। ये युक्त विस्तार से हैं, तो कक्षा में किए जाएंगे।
अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्वता की शोभा विनम्रता प्रसंग का प्रतिपाय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है विद्वता की शोभा विनम्रता प्रसंग का एक प्रेरक और भाववर्धक प्रसंग है। लेखक ने इस प्रसंग के द्वारा उज्जैनी के महाकवि माघ के चरित्र के और आचरण को चित्रित किया है। राजा भोज के साथ महाकवि माघ का राह चलते एक वृद्धा से वार्तालाप कवि की विद्वता को चुनौती देता है। वृद्धा कवि माघ को अभिमान युक्त पांडित्य को अस्वीकृत करते हुए उन्हें विनम्र और शालीन बनाने की सीख देती है। व्यक्ति की विनयशीलता, विनम्र और शालीन आचरण उसकी विशिष्ट पहचान होती है। अपने धन और ज्ञान वैभव में भी अभिमान रहित रहने वाले लोग संसार में महान बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। प्रसंग का प्रतिपाय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। प्रकृति के महत्व के सामने लाने का प्रयास किया है। इस प्रसंग के द्वारा प्रकृति को ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप कहा गया है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंश है और जब मनुष्य सृष्टि के जड़ चेतन से अपने तादात्म्य स्थापित कर लेता है तब उसका जीवन सार्थक होता है। यदि मानव अहंकार या घमंड में चूर होकर अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ कर मानकर व्यवहार करने लगता है तो वह अपना अहित करता है। विद्या तो विनयशीलता से सुशोभित होती है। मानव जीवन प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क वरदानों से सुखी और संपन्न है, अतः इनके प्रति आदर भाव मानव मात्र का सहज और स्वाभाविक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। महाकवि माप थे उज्जैनी के। महाकवि माए समकालीन थे राजा भोज के। माए को अभिमान था पांडित्य का। अतिथि होते हैं दो, हारने वाले लोग होते हैं दो तरह के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माघ को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान था। माघ राजा भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे। शास्त्रों ने तो यम और इंद्र को ही राजा माना है। माघ ने कहा, माँ हम हार गए। विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। सही जोड़ी मिलाइए। क्रोध रामचंद्र शुक्ल, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा, आग और पराग रामनाथ अवस्थी, मिलन और स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी। सत्यासत्य लिखिए। माघ को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान था। सत्य, यात्री तो सूर्य और चंद्रमा दो ही हैं। सत्य, पृथ्वी जड़ है चैतन्य नहीं। असत्य, भूमि पूजन एक कर्मकांड है। असत्य, प्रकृति परमात्मा का ही एक स्वरूप है। सत्य। एक शब्द में उत्तर दीजिए। किसको छोड़ने का किसी को साहस ना होता। माघ को। किस पर आदमी आया जाया करते थे। रास्ते पर। सूर्य और चंद्रमा क्या है? दो यात्री। धन और यौवन क्या है? अतिथि। विद्वता की शोभा क्या है? विनम्रता। अगला प्रश्न है वृद्धा ने माँ को समझाते हुए क्या कहा? उत्तर है वृद्धा ने माँ को समझाते हुए कहा कि महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महान विद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी ने स्वयं क्या कहा? उत्तर है पृथ्वी ने स्वयं क्या कहा? उत्तर है पृथ्वी ने स्वयं कहा कि मुझे पहाड़, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी नियमों के विपरीत चलने वाले पैर होता है तो उसका भार अत्यधिक मालूम पड़ता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलते रहना है।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण और प्रदूषण को सही रूप में समझने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है, पर्यावरण और प्रदूषण को सही रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले प्रकृति को पूजनीय रूप में देखें। संदर्भ प्रसंग देखते हैं गद्यांश का। उज्जैनी के महाकवि माघ को अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान था। ये पढ़ लीजिए। इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित विद्या की शोभा विनम्रता से है। प्रसंग है, गद्यांश के माध्यम से लेखक ने एक वृद्धा के माध्यम से संसार के दो निम्न कोटि के लोगों के बारे में बतलाने का प्रयास किया है। इसके लिए लेखक ने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा है कि व्याख्या देखते हैं। एक बार महापंडित माघ राजा भोज के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक बुढ़िया को देखकर पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? उस बुढ़िया ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना जो परिचय दिया, उस बुढ़िया ने अपनी तर्क बुद्धि से गलत सिद्ध कर दिया। फिर उसने उन्हें समझाया, महाशय, जो व्यक्ति इस संसार में दूसरे से जो कुछ लेता है या अपने चरित्र बल को बचा नहीं पाता है, ये दोनों ही जीवन में हार का मुंह देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में हारने वाले कौन होते हैं? उत्तर है, संसार में हारने वाले कर्ज लेने वाले या चरित्र बल खोने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने दूसरों पर निर्भर न होकर चरित्र बल बनाए रखने की सीख दी है। अगला गद्यांश है, उज्जैनी के महाकवि माघ को अपनी विद्वता पर बड़ा अभिमान था। ये तो वही है, आगे देखते हैं। ये छोटा सा अभ्यास कार्य था, तो इसकी पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर और गद्यांश को देख लिया है। आप पढ़िए इसको और समझिए इस पाठ के बारे में। धन्यवाद।